एम्बेसडर्स, डिस्टिंग्विश्ड सीईओज, सम्मानित अतिथिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इंडिया एनर्जी वीक में देश और दुनिया भर से यहां यशोभूमि में जुटे सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी सिर्फ एनर्जी वीक का हिस्सा भर नहीं है, आप भारत की एनर्जी एम्बिशंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो मेहमान आए हैं, मैं उनका भारत में स्वागत करता हूं। साथियों, दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट्स भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है। भारत कैसे अपने लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर रहा है, इसका एक और उदाहरण है
इथेनॉल ब्लेंडिंग। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन्स का सस्टेनेबल फीडस्टॉक है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना और लगातार एक्सपांड हो रहा है। इससे 28 नेशंस और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं। ये वेस्ट को वेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सेट कर रहा है। साथियों, भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स कर रहा है। बड़ी डिस्कवरीज और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार के कारण हमारा गैस सेक्टर एक्सपांड कर रहा है। इससे हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा है। भारत अभी 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है और हम अपनी कैपेसिटी 20% तक बढ़ाने में जुटे हैं। साथियों, हमारी जो सेडिमेंट्री बेसिन्स है, इसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मौजूद है। इनमें से कई का पता चल चुका है और कई ऐसे हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है, जिनका एक्सप्लोरेशन बाकी है। इंडिया का अपस्ट्रीम सेक्टर और आकर्षक हो, इसके लिए सरकार ने ओपन एकरेज लाइसेंस पॉलिसी OALP बनाई है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को खोलना हो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाना हो, सरकार ने इस सेक्टर को हर तरह से मदद दी है। ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में हुए बदलाव के बाद अब स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी स्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड लीजेस और इंप्रूव्ड फाइनेंशियल टर्म्स की सुविधा भी मिलेगी। सरकार के इन रिफॉर्म्स के कारण समुद्री क्षेत्र में ऑयल और गैस रिसोर्सेज की खोज करने, इनका प्रोडक्शन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम आसान होगा। साथियों, भारत में कई डिस्कवरीज और बढ़ते पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ रही है और इसी कारण आने वाले समय में नेचुरल गैस का उपयोग भी बढ़ने वाला है। इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए निवेश की बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस मेक इन इंडिया पर है, लोकल सप्लाई चेन पर है। भारत में पीवी मॉड्यूल सहित अनेक प्रकार के हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। 10 साल में भारत की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार हुआ है। ये क्षमता
2 गीगावाट से बढ़कर करीब 70 गीगावाट हो गई है। पीएलआई स्कीम की वजह से ये सेक्टर और आकर्षक हो गया है। इससे हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। साथियों, बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के सेक्टर में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए बहुत अवसर हैं। भारत बहुत तेज गति से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इतने बड़े देश की डिमांड पूरा करने के लिए बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के क्षेत्र में हमें बहुत तेजी से काम करना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने की संबंधित अनेक घोषणाएं की है। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया है। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड, जिंक ऐसे अनेक क्रिटिकल मिनरल्स से ड्यूटी हटा दी गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी भारत में एक सशक्त सप्लाई चेन के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। नॉन लिथियम बैटरी इकोसिस्टम को प्रमोट करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी ओपन कर दिया है। एनर्जी में हो रहा हर इन्वेस्टमेंट नौजवानों के लिए नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। साथियों, भारत के एनर्जी सेक्टर को मजबूती देने के लिए हम इसे जनता की पावर से लैस कर रहे हैं। हमने देश के सामान्य परिवारों और किसानों को ऊर्जादाता बनाया है। बीते साल हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। इस योजना का स्कोप सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है। इसमें सोलर सेक्टर्स में नई स्किल्स बन रही हैं, नया सर्विस इकोसिस्टम बन रहा है और आपके लिए निवेश की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। साथियों, भारत ऐसे एनर्जी सॉल्यूशंस देने के लिए कमिटेड है जो हमारी ग्रोथ को एनर्जाइज करें और हमारे नेचर को भी एनरिच करें। मुझे विश्वास है इस एनर्जी वीक से भी इस दिशा में कुछ ठोस रास्ते निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भारत में बन रही हर संभावना को एक्सप्लोर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत